नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा शैक्षिक दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग आपसे हमेशा कहते हैं कि हम आपके समक्ष काव्य जगत की, इस समाज की ऐसी हस्तियों से रूबरू कराते रहेंगे जो हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। लैमार्क कहते हैं कि वही जीवित रहेंगे, वही बचेंगे इस दुनिया में जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार क्रियान्वित रहेंगे। जो अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ सकता, निश्चित रूप से वो इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण भी होता है, साहित्य इतिहास का एक भाग भी होता है, साहित्य से इतिहास बनता है और साहित्य से बहुत बड़ी बड़ी परिवर्तन भी हुए हैं। मुझे याद है बिहारी दास की वो पंक्तियाँ जब उन्होंने राजा के दरबार में भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, और अली कली से ही विधेय आगे कौन हवाल। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं मित्रों, वो राजा तुरंत भाग के आए जहाँ पे ही थे और उन्होंने एक दिशा परिवर्तन करी। तो इतिहास हमेशा साहित्यकारों के वश में रहा है। ऐसे जब हम अभी 2021 में बैठे हैं तो आज हम आधुनिकता की चरम पे हैं। हमारे चारों ओर जहाँ पत्रकारिता, जहाँ समाज सेवा, जहाँ काव्य फैला हुआ है, उसमें से फिर भी हम ढूंढ रहे हैं ऐसे धुरंधरों को, ऐसे इतिहासकारों को जो कल से इतिहास के पन्नों में होंगे। इतिहास जिनसे आज जो 2021 है वो 2021 ऐसे महान पुरुषों से गिना जाएगा। मैं आज जिनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कोई और नहीं, महान साहित्यकार आदरणीय हरिलाल मिलन साहब हैं। मिलन जी, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में, शैक्षिक दुनिया में। और दूसरी तरफ सुदूर बैठी हुई हैं डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी, जो कोलकाता में हैं और आप गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज कोलकाता में हिंदी की प्राध्यापिका के पद पर 2006 से, वो कोलकाता स्थित प्रेसिडेंटी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 2017 से अतिथि प्राध्यापिका के रूप में अध्ययनरत हैं, पढ़ा रही हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। आशा है कि आप मुझे सुन पा रही हैं। आज मेरे लिए ये दोनों विभूतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, शैक्षिक दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो इसलिए कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन नामक जो हमारी यूनिट है वो उच्च शिक्षा में काम कर रही है और ये हमारी रिसर्च है कि जहाँ हम साहित्य, एक तरफ तो साहित्यिक पतन हो रहा है, एक तरफ तो जो गीत आ रहे हैं, जो गज़ल आ रही है, वो अपनी जो गति है, जो अपनी इच्छा है, जो अपनी जो उनका महत्व है वो खो रहे हैं। लेकिन मेरे बाएं हाथ पे बैठे हैं हरिलाल मिलन साहब जो इतिहास रच रहे हैं और दाहिने हाथ पे बैठी हुई हैं रेशमी पांडा मुखर्जी जी जो उस इतिहास को सजोने का काम कर रही हैं। तो ये दोनों लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों लोग बहुत स्तुत्य हैं और ये तो हमारा, हमने कहा हमारा सौभाग्य है कि ऐसे दोनों लोग हमारे साथ बैठे हुए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने वहाँ बैठ के कानपुर, सुदूर जो इतनी दूर है कानपुर, वहाँ से आपने अपनी रिसर्च के तहत आदरणीय हरिलाल मिलन साहब को खोजा, उनको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया, उनके ऊपर शोध किया। मेरे हाथ में ये किताब पड़ी हुई है मित्रों, हरिलाल मिलन के साहित्य का मूल्यांकन। आप ये देख सकते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि हम इतिहास से ढूंढते हैं कि वो फलाने कवि थे जो बहुत अच्छे थे, उनके ऊपर एक शोध किया जाना चाहिए। लेकिन रेशमी पांडा मुखर्जी जी ने हरिलाल मिलन साहब को खोजा, उनके साहित्य को खोजा, उनके साहित्य को पढ़ा और उनमें वो तमाम चीज़ें खोजी, खोज के इस दुनिया को अपने इस किताब के रूप में जो है आपके समक्ष रखा। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि उन्होंने अपनी रिसर्च को किस स्तर पे ले जाके आपके समक्ष रखा हुआ है। ये हमारे लिए धरोहर होगा, बल्कि चूँकि मिलन साहब हमारे साथ बैठे हैं इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जिनके ऊपर काम हुआ है वो भी समक्ष है, जिन्होंने काम किया है वो भी समक्ष है और आज का ये इंटरव्यू है ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। मेरे पास बहुत सारी किताबें वैसे तो हरिलाल मिलन साहब की हैं, लेकिन देखिए उसके बाद भी दर्पण समय का रखी हुई है, परित्यक्ता खंड काव्य रखा हुआ है मेरे पास, और दूसरी किताब तो तीसरी किताब वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं चलता हूँ हरिलाल मिलन साहब के साथ। सर, अपने बारे में कुछ बताएं ताकि हम यहाँ से शुरू करें आपके साथ अपनी ये जो संगोष्ठी है। कहाँ से आपकी जीवन यात्रा शुरू हुई, कहाँ से आपने जो है ये काव्य चर्चा साहित्य सेवा शुरू करी? प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ और हम लोग 6-7 में थे,
5-6-7 में कक्षा में, तभी जो है मतलब मेरे अंदर वो हुआ। मैंने एक पक्षी पर लिखा, नीलकंठ बररानी हमका पास करा तो जाने, फिर उधर से हमारी रचना धर्मिता चलने लगी। और जो है विद्यालय जीवन में मैंने बहुत से लिखे। और फिर उसके बाद प्रत्यक्ता खंड काव्य लिखा हमने 1995 में, जो काफ़ी चर्चित रहा। इसके बाद ये वक्त रो रहा है गज़ल संग्रह लिखा, वो भी चर्चित रहा। ये आंसू आप लोग स्वयं पढ़े हैं, इसको जानते हैं, ये भी काफ़ी चर्चित रहे। मतलब ये पुस्तकें हमारी काफ़ी चर्चित रहीं। और मेरी जीवन यात्रा साहित्य मेरा सर्वस्व है, साहित्य के प्रति मैं समर्पित हूँ। मैं विभाग में था, श्रम प्रवर्तन अधिकारी था, यद्यपि पद पर था, मैं क्लास 2 गजेटेड था, लेकिन वहाँ भी मैंने रचना धर्मिता नहीं छोड़ी और मैं लिखता रहा, जिसका परिणाम है कि आज हमारी 9 किताबें आ गईं। और संजोग की बात है, डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी ने, हमने उनको 2 किताबें भेजी, वो इतना प्रभावित हुई कि जो है कहीं कि आपकी सारी किताबें पढ़ना चाहती हूँ, और जो है मैंने अपनी किताबें भेजी। और आप देखिए कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने आकलन किया, जो मूल्यांकन किया, और इतने कम समय में उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत किया, और जो है सफल हुई कि एक पुस्तक के आकार में एक किताब मेरी आ गई। और मेरे 9 किताबों का ये मूल्यांकन है। मैं उन 9 किताबों का भी शीर्षक जानना चाहता हूँ, यदि संभव हो तो बताएं। हाँ, परित्यक्ता, वक्त रो रहा है, ये आंसू, मृिया उपन्यास, और मृिया के बाद जो है मैंने लिखा कागज़ कलम कविता, दोहा संकलन, ऐसे ही हैं 9 किताबें हैं। आप जो लगभग आपकी लाइब्रेरी में भी मेरी 9 किताबें हैं जी। वो मुक्तक संघ की कुछ बात कर रहे थे आप उस समय मेरे साथ। जी। हाँ, वो जब डॉक्टर साहब ने लिखा किताब, तो मैंने अपनी भूमिका में ही लिखा है, छुएगा विचारों का आकाश कोई, छुएगा विचारों का आकाश कोई, पढ़ेगा कहानी उपन्यास कोई, रहेगी हमारी किताबों की दुनिया, लिखेगा हमारा भी इतिहास कोई, लिखेगा हमारा भी इतिहास कोई। तो ये साकार हो गया, आदरणीय डॉक्टर साहब ने लिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किताब चंद दिन में ही चर्चित हो गई। आप देखें उन्नाव के डॉक्टर विधु जी ने इस पर बहुत अच्छा उस दिन वक्तव्य दिया। अभी वो कवि सम्मेलन था, वहाँ डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे जी थे, नवनिकष के संपादक थे, और पुस्तक को देखते ही उन्होंने कहा, अरे ये तो डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी हैं, ये मेरे यहाँ, ये मेरी परमानेंट लेखिका हैं, और बहुत गौरवान्वित हुए। और अभी सतीश जी से वो अनंतिम के संपादक से बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा भी कि मैंने उनके बहुत लेख पढ़े हैं, और ये सौभाग्य की है कि पुस्तकाकार में इस समय मैं पढ़ रहा हूँ। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, आपको पुनः बधाई। और मैं चलता हूँ डॉक्टर रेशमी पांडा जी के पास। तो मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि कानपुर से कोलकाता तक मैं समझता हूँ साहित्यकारों की कोई कमी नहीं है, एक बहुत बड़ी भीड़ है साहित्यकारों की। आप जहाँ पे हैं वो भी साहित्य की भूमि है, रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है। तो ऐसे में कानपुर का साहित्य, हम तो हरिलाल मिलन जी को कानपुर का ही कहेंगे, तो कानपुर का साहित्य आपको कैसे मन में आपके रम गया? क्या विचार आपके दिमाग में आया कि हमको इसी विषय पे शोध करना चाहिए, हरिलाल मिलन जी पर शोध करना चाहिए? इसके बारे में आपको कहाँ से क्या दिमाग आया आपका, मुझे अपनी विचार बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले आपके श्रोता दर्शकों, कानपुर वासियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आपके प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ से शुरू करूंगी कि साहित्य की कोई सीमा, उसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती है, और साहित्य तो बांधने का काम करता है, संपर्क जोड़ने का सेतु होता है। और ये जो मिलन जी के साहित्य पर मेरा लेखन हुआ, ये इसका एक बार फिर प्रमाण है। और जहाँ तक
साहित्यकारों की भीड़ या काफी साहित्यकारों की संख्या होने की बात है, तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज भी हमारे देश में लोग साहित्य में रुचि रख रहे हैं, साहित्य में लिख रहे हैं, चाहे जहां पर भी हो, कोलकाता से कानपुर हो और भी आगे चलेंगे हम, हर जगह हमें अच्छे साहित्यकार मिल रहे हैं। निस्संदेह मिलन जी कानपुर के गौरव हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया है एक बार फिर, ऐसा नहीं है कि कानपुर के बाहर भी उनका बहुत नाम है। आप अभी रिसेंटली देखिए, कलकत्ता से एक पत्रिका निकली है, छपते छपते उसका उत्सव अंक, उसमें भी उनकी कविता आई है। तो मिलन जी का तो देश भर में ही उनकी रचनाएं छपती है। मैंने भी एक तरफ से कोशिश की है, प्रयास की है उनको फिर से एक बार राष्ट्रीय स्तर पर लाने का। कानपुर का नाम और उनका नाम दोनों ही राष्ट्रीय स्तर पर जगमगाए, ये मेरी इच्छा भी थी, मेरा प्रयास भी था। बहुत बढ़िया बात है। तो मैम, जो आपने शोध किया है, मैं चाहता हूँ कि शोध के विषय में भी थोड़ा सा बताइए। सबसे पहली बात ये कि थोड़ा ये क्लियर कर दूं कि ये मेरा मतलब रिसर्च नहीं है, मतलब शोध पीएचडी के लिए नहीं है। मैंने उनके साहित्य को एक क्या कहे, पाठक के रूप में पहले पढ़ा और उसके बाद एक समीक्षक, एक आलोचक के रूप में उसका मूल्यांकन किया। और जहां तक शोध का विषय है, हाँ बिल्कुल, मैंने हर कोने, हर दृष्टि को और उनसे लगातार संपर्क बना रहा मेरा। तो वो बातचीत के माध्यम से भी हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं, मिलन जी अपने नाम को सार्थक करने वाले व्यक्ति है, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। तो जब भी फोन कॉल रहता हमारा, तो वो हमेशा अपनी जिस किताब के बारे में मैं उनसे बात करती कि आप इस विषय में आपने क्यों लिखा, कैसे प्रेरित रहे, तो वो पूरी उसके आसपास की घटना पर चर्चा करते, मुझसे कहते कैसे प्रेरित हुए। जब हम ये आंसू, सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित करती रही उनकी किताब ये आंसू, तो वो बिल्कुल अपने जो है अपने दाम्पत्य जीवन में किस तरह से उन्होंने कष्टों को झेला, सारी बातें वो खुलकर मुझसे बोलते। जब हम उनकी कविताओं के बारे में बात करते, दोहों के बारे में, तो वो पूरा इतिहास सुंदर तरीके से मुझसे बिना किसी दुरार छिपा के एकदम सामने रखते। तो मुझे बहुत सुविधा हुई उनके इस मिलनसार खुले व्यक्तित्व के कारण कि उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने पास चलता हूँ। मिलन साहब, आपके बहुत, ऐसा कहना उचित नहीं होता है, लेकिन रियली अपने जीवन काल में अपने ऊपर शोध होना ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लग रहा है आपको जब आपके ऊपर शोध हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब आप देखें, वहाँ भी जीवाजी विश्वविद्यालय में डॉक्टर कल्पना शर्मा जी भी हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है। उन्होंने भी ये पुस्तक मैंने उनको भेजी। जब उन्होंने ये पुस्तक पढ़ा तो कहा, रही ये तो बड़ा आसान है शोध करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और पुस्तक भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बन पड़ी है। और जो है शोध तो हो ही रहे हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है मित्रों। मैं चाहता हूं कि जैसे एक बात आती है दिमाग में कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो जब डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी जी जैसी समालोचिका होंगी, आलोचिका होंगे, तो फिर जो जंगल में होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही शोध करती रहेंगी, ऐसे ही पुरुषों को, ऐसे ही महापुरुषों को, ऐसे ही साहित्यकारों को, जो जिसकी विधा है उस विधा से आप आगे लेके आती रहेंगी। ये तो आपकी एक किताब है। मैं चाहता हूँ कि आप, अभी तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, आप इतिहास को बहुत कुछ दे के जाएंगी। हमारी स्वैच्छिक दुनिया टीम, हमारा ब्रज इंदिरा साहित्यिक मंच और हमारा सोशल रिसर्च फाउंडेशन आपको बहुत बहुत बधाई देता है। मैं पुनः आपसे मिलने की आशा में दर्शकों। और एक बात और कि यदि पुस्तक लेखन से संबंधित, साहित्य से संबंधित किसी भी तरीके की आपके मन में जिज्ञासा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पाठक जो है वो साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई भी जिज्ञासा यदि आपके मनों में होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और अपने प्रश्न निश्चित रूप से बेझिझक हमसे पूछिए, क्योंकि काम करने से ज़्यादा जरूरी ज्ञान का रखना है। जैसा कि हमारी आज की वक्ता डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी जी ने कहा कि सुनना, समझना, लिखना ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप भी कुछ लिखने जा रहे हैं, कुछ पढ़ने जा रहे हैं, साहित्य की सेवा करने जा रहे हैं, सामाजिक कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो अपनी इस उपलब्धि को स्वैच्छिक दुनिया को बताइए, कमेंट बॉक्स में आइए, हमसे जुड़िए और यदि कोई आपकी और शंका है तो उसका भी समाधान करिए। मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले एपिसोड में। नमस्कार।